हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा टारगेट। माय नेम इज़ नफीस अहमद। आपका स्वागत करता हूं और एक बहुत ही सैड न्यूज़ मैं आपको पहले देना चाहता हूं। राहत इंदौरी जी का आपको पता है निधन हो गया है और राहत इंदौरी जी के कुछ शेयर से ही मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूंगा। और मैं जैसा कि आपको पता है, देखिए काफ़ी दिन से फॉलो करता था राहत इंदौरी जी को। उनके लास्ट जो लाइनें हैं कि नए सफ़र का जो ऐलान भी नहीं होता, नए सफ़र का जो ऐलान भी नहीं होता तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता, तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं जिनके कमरे में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। बाबा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो हम पर मौत का एहसान भी नहीं होता। इन्हीं के साथ देखिए ये कुछ शेर थे जो राहत इंदौरी जी के आखिरी शब्द थे और मैं श्रद्धांजलि उनको देते हुए और आगे बढ़ता हूँ। देखिए वीडियो, जैसा कि आपको पता है कि बीईओ का पेपर जो है वो 16 अगस्त को ही है और सरकार की हठधर्मी कमी कह लीजिए या बोर्ड की हठधर्मी कह लीजिए, काफ़ी देखिए क्योंकि ये कोविड-19 की बहुत महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन फिर भी पेपर कराने पे तुले हैं। तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़िए, तैयारी देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 का आयोजन। तो देखिए जो ई गवर्नेंस सम्मेलन है असल में वो 22वां वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मेघालय की राजधानी है, आपको पता है। देखिए मेघालय क्या है? मेघालय। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ये शिलोंग में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था सम्मेलन का? उसका मुख्य डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्ट था। इसका देखिए ये भी देख लीजिएगा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता, सफलता से उत्कृष्टता, सफलता से उत्कृष्टता, ये इसकी थीम थी। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल से और देखते रहिएगा लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, ये इसमें सभी चीज़ के क्वेश्चन है, क्या है वो करंट हो, क्या है वो जियोग्राफी हो, क्या हिस्ट्री हो। 5वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का मुख्य विषय, जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य विषय क्या था? तो देखिए उसका मुख्य विषय सत चित आनंद एवं निर्माण, सत चित आनंद एवं निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर सर्वप्रथम किया गया? भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास जो है वो कानपुर में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भारतीय कौशल संस्थान का जो कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मुंबई और अहमदाबाद में भी भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जा रही है और सितंबर 2019 में मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया गया, ठीक है। सितंबर 2019 में किया गया था। और देखिए दिसंबर, ये असल में पहले 2016 में किया गया था कानपुर में। उसके बाद अगर ये पूछ ले कि 2019 में कहाँ किया गया था, तो 2019 में किया गया था मुंबई में, ठीक है। और ये जो कानपुर में हुआ था 2016 में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, डेट वाइज पूछ लेता है तो डेट वाइज ही हम उसको आंसर देंगे। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2018 में सेना पर सर्वाधिक खर्च करने वाले विश्व के 4 देश, अवरोही क्रम में बताने हैं, 4 देश जो सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो आप देखिएगा उन 4 देशों के नाम वो हैं, सबसे पहले अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और भारत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और भारत, ठीक है। इसका नाम है ये वाला आंसर। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ है? वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी में हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन, ठीक है। और इसके मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंद कुमार जगन्नाथ। अगर ये पूछ लेता है कि मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि, तो भी मैं आपको बताया था, मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिनका नाम है
प्रबिंद कुमार जगन्नाथ। क्या नाम है जिनका? प्रबिंद कुमार जगन्नाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। यह है केंद्र सरकार द्वारा किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक चुना गया है। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जो है वो किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। तो एयर इंडिया का जो नया अध्यक्ष चुना गया है और बुक चुना गया है अश्वनी लोहानी को। किसे चुना गया है? अश्वनी लोहानी। ये नए अध्यक्ष भी हैं और कौन है? प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किए गए। ठीक है, खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नासा के वाइजर 2 अंतरिक्ष अभियान में कितने वर्षों बाद यात्रा के बाद हेलियोस्फीयर से बाहर निकलकर इंटरस्पेस स्पेस में प्रवेश किया है? तो देखिए कितने वर्षों बाद? 41 वर्षों बाद हुआ। कितने वर्षों बाद? 41 वर्षों बाद ये वाइजर 2 ने 5 नवंबर 2018 को सूर्य हेलियोस्फीयर से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। और ये कब की बात है? ये 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। अगर ये पूछते हैं तो कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1977 को। और कितने वर्ष हो गए? 41 वर्ष बाद अब ये वाइजर, ठीक है, लॉन्च किया गया था। वाइजर 1 के बाद वाइजर 2 इंटरस्पेस स्पेस में पहुंचने के बाद मानव निर्मित अंतरिक्ष बना था। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट देखिएगा, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक, जो भूमिगत जल को दूषित करता है उस अजैविक प्रदूषक का नाम बताना है। तो उसका नाम है आर्सेनिक। क्या नाम है? आर्सेनिक। ठीक है, क्योंकि देखिए आर्सेनिक जो है पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है और ज्वालामुखी के बाष्पों और समुद्र के जल में अनेक असल में खनिज जो होते हैं उनमें मिला हुआ होता है। और भूमिगत जल में अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों और आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये जो नीचे पानी में चट्टानें हैं वहाँ पर क्या होता है? आर्सेनिक उसमें ज़्यादा घुल जाता है। और आज इसके आर्सेनिक से एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है ब्लैक फुट। कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। ये आर्सेनिक अगर मिल जाता है किसमें तो उससे बीमारी होती है ब्लैक फुट। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कौन सी है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नंदा देवी जो है, नंदा देवी देखिए सुनिएगा, यूनेस्को ने 1988 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। 1988 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और वर्ष 2005 में इस सूची के तहत फूलों की घाटी के तक विस्तारित किया गया है। 2005 में इसे विस्तारित किया था वो फूलों की घाटी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिएगा, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है। यानी सूर्य से जो ये अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं तो इससे क्या कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इससे मेनली कौन सी बीमारी होती है? वो होता है स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, आप जानते हैं सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको रोकने के लिए जो एक लेयर है, उस लेयर का नाम है ओजोन परत। क्या नाम है उसका? ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ है वायुमंडल में? समताप मंडल में है। ये समताप मंडल में है। और वैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। अगर ये इंग्लिश में बहुत नाम आता है कि कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। स्ट्रेटोस्फियर ये होता है समताप मंडल। और ये ओजोन परत किस चीज़ को रोकती है? ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको सोख के जो हमें छान के जो है उसे रोशनी को भेजती है, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी गैस एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? यानी कौन सी गैस ऐसी है जो धरती पर है और हानिकारक भी है? और तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको पता होगा, वो होता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं। असल में क्या होता है, जो आप जानते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ही हमें वो ऑक्सीजन को देते हैं। तो हम ये चीज़ जो है यही जो साइकिल चली आ रही है, जिससे हमें ये हमारे लाभदायक भी है। और ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो इससे जो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है।
इससे तापमान में इंक्रीज जो बढ़ जाता है तापमान, तो ये भी इसकी एक वजह है। नेक्स्ट आप देखिए प्रथम पोषक स्तर पर कौन कौन आते हैं। प्रथम पोषक स्तर पर यानी वे सभी पौधे प्रथम स्तर में आते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन निर्माण करते हैं, तो प्रथम पोषकीय या उत्पादक कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रथम पोषकीय या उत्पादक। तो देखिए इसमें प्राथमिक पोषक है, तो प्राथमिक पोषक क्या है, हरित पादप की बात हो रही है, किसकी, हरित पादप। नेक्स्ट देखिएगा आप उत्तर प्रदेश के लिए विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या, यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो आपको पता ही है विधान परिषद में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा कहाँ से कैसे है, इसमें विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए 38 सदस्य, स्थानीय निकाय के जो है वो 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 8 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 8 और राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने होते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है, राज्यपाल कितने मनोनीत कर सकते हैं, तो वो होते हैं 10, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। ये लास्ट फेज चल रहा है बीईओ का। फर्रुखाबाद काय के लिए जाना जाता है, आप जाते हैं फर्रुखाबाद में जो है असल में वो कपड़ों पर हाथ की छपाई तथा जो जरीदारी होती है, आप जानते हैं जरीदारी वस्तुओं की कढ़ाई वगैरह जो होती है, कढ़ाई के लिए जाना जाता है। तो हाथ की छपाई ये है, हाथ की छपाई के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात कर रहे हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, ठीक है, ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में संस्कृति विभाग के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, जैसा अमरनाथ गुफाओं का संबंध जम्मू कश्मीर से है, वैसा ही एलोरा गुफाओं का संबंध किससे है, तो आप समझिएगा अमरनाथ गुफा अगर जम्मू कश्मीर में, तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, तो देखिएगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग के जो उत्तर पश्चिम कौन से गलियारे हैं, भारतीय राजमार्ग के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में, कहाँ मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते रहिएगा। प्रथम ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, किन दो देशों के सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2019 संपन्न हुआ है। अभ्यास शक्ति 2019 जो संपन्न हुआ है वो किसकी सेनाओं के बीच, वो हुआ भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस, देखिए शक्ति, अब ध्यान रखिएगा ये है शक्ति, यानी इसे हम कहते हैं क्या है, ये शक्ति। अब शक्ति में भारत फ्रांस, तो इसकी ट्रिक बना लीजिएगा कि शक्ति जो है दिखाई भारत ने, तो भारत क्या हो गया, वो फंस गया, फ्रांस हो गया। शक्ति दिखा के हम लोग क्या हो गए थे, फंस गए। तो इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं। अक्टूबर 2019 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन इंडिया अल्मानेक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, देखिए विजडन इंडिया अल्मानेक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है अक्टूबर 2019 में किसे दिया गया है, तो ये कौन सी खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं स्मृति मंथाना। असल में तो ये 5 एशियाई क्रिकेटर खिलाड़ी को भी दिया गया है। किसे दिया गया है, 5 खिलाड़ी हैं, 5 एशियाई खिलाड़ी हैं, 5 एशियाई खिलाड़ी हैं जिन्हें ये विजडन इंडिया का अवार्ड मिला है, अल्मानेक क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो एक तो हैं आप जानते हैं स्मृति मंथाना, स्मृति मंथाना आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है ये। और दूसरे कौन हैं इसमें, जसप्रीत बुमराह, एक हैं अगर बुमराह, ठीक है। तीसरे कौन हैं इसमें, फ़खर जमा, जानते हैं फ़खर जमा पाकिस्तान के हैं, फ़खर जमा। और दिमुथ करुणारत्ने, ये श्रीलंका के हैं, दिमुथ करुणारत्ने। और लास्ट है राशिद खान। राशिद खान का आपको पता ही है कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के। ये 5 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो आंसर है इसमें
स्मृति मंथाना। ठीक, नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। देखिए अभ्यारण्यों को मिलाना है, कौन सा अभ्यारण्य जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए नवाबगंज जो है ये प्रयागराज में नहीं है। नवाबगंज असल में उत्तर प्रदेश ज़िले के उन्नाव ज़िले में, उत्तर प्रदेश में जो ये है उन्नाव ज़िले में है। कहाँ? उन्नाव ज़िले में है नवाबगंज पक्षी विहार। बाकी जो है इसमें बाकी सब सही हैं। सांडी हरदोई में है, बखीरा संत कबीरनगर में है, समसपुर रायबरेली में है। तो ये सब हैं, ये गलत था बस। नेक्स्ट आप देखिएगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, आप जानते हैं ICAR, इसे ध्यान रखना, स्पेशल कई बार ये आ जाता है। ICAR इंडियन, ये है देखिए भारतीय कृषि, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ICAR। तो इसे इसका तो देखिए क्या कह रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ये है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। यानी औद्योगिक विकास के लिए जो प्रोत्साहिकी नहीं है वो क्या है? ये औद्योगिक विकास के लिए जो प्रोत्साहिक नहीं है उसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिक नहीं है? तो देखिए इसमें ये क्या है, औद्योगिक विकास, इसमें से देखिए मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, या आप इसे बताना है आपको स्टार्टअप डिजिटल इंडिया। तो कौन सा जो है इसमें औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिक नहीं है? आप मेरा बताने की कोशिश कीजिएगा, देखता हूँ मैं आप इसे जल्दी बता पाते हैं या नहीं बता पाते। तो ये देखिएगा, अगर आप नहीं बता पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम जो भारत सरकार का एक प्रमुख प्रोग्राम है, इसमें असल में क्या होता है, भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और बनाने के लिए ना, तो इसमें कौन कौन से हैं, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप सेवाओं को पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता, तो स्टार्टअप इंडिया। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग, ये वाला इसमें जो है ये, तो इसमें आपको कौन सा नहीं लग रहा, डिजिटल साक्षरता। शेष अन्य 3 पहले मेक इन इंडिया कारोबार करने में सुगमता एवं स्टार्टअप इंडिया से संबंधित हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये लगना है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। और देखिए केंद्रीय उपोषण अनुसंधान परिषद जो है, केंद्रीय उपोषण अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में है। ये श्रीनगर में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, दलहन अनुसंधान कानपुर में है। तो बाकी सब सही हैं, आप ध्यान से इन्हें याद कर लीजिएगा, एक ना एक इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, और ये आपको नंबर दे के जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होगी? तो कैथ लैब जो है वो कहाँ मिलेगी आपको? तो कैथ लैब देखिए सबसे पहली बात पैथोलॉजी लैब में होगी, शल्य चिकित्सा में, कार्डियोलॉजी में, और देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन में होगी। तो ये होगी कार्डियोलॉजी में। कैथ लैब कहाँ होती है? असल में जो ये क्या होता है अस्पतालों में, जो देखिए कैथ लैब का कोरोनरी धमनी होती है ना, कोरोनरी धमनी की पहचान और उसके उपचार के लिए ही, इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए चिकित्सा इस लैब का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ होगी ये? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में ये है, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजी में। नेक्स्ट आप देखिएगा, मनुष्य की आँख की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? तो वो कौन सा तनु विलयन होता है? वो होता है एट्रापिन। देखिए एट्रापिन, इसका पूरा नाम है एट्रापिन एल्केलाइड, एट्रापिन एल्केलाइड, एल्केलाइड और होता है एल्केलाइड, एट्रापिन एल्केलाइड, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भूमि सुधार का, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूजोतों का अधिकतम, तो भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए असल में क्या होता है, आज़ादी के समय जो कृषि व्यवस्था थी ना, तो उसमें भूमि जो थी वो कुछ हाथों में ही थी, और देश को समृद्ध बनाने के लिए भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जरूरी था, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण जरूरी था,
चलो ये भी ज़रूरी था। और देखिए काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम ये भी ज़रूरी थे। बहुफसलीय, ये जो है बहुफसलीय, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बहुफसलीय में भूमि सुधार नहीं होता, इसे ये नहीं है, ये है आंसर। नेक्स्ट आप देखिएगा मुद्रास्फीति का कारण क्या है। मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति का आप कारण बताइएगा, जानने की कोशिश कीजिए मुद्रास्फीति का क्या कारण। तो देखिए पहली बात आपको बताता हूँ, सबसे पहले समझिएगा मुद्रास्फीति है क्या। मुद्रास्फीति जो है असल में ये एक स्थायी मुद्रास्फीति क्या है, एक मूल्य स्तर में एक समय अवधि में होने वाली स्थायी वृद्धि, यानी जो इसका मूल्य होता है, पैसे का मूल्य, यानी किसी चीज़ का भी मुद्रा का मूल्य होता है, उसका एक निश्चित समय में जो एक स्थायी वृद्धि होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस अवस्था में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, और देखिए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो काय में विनिमय दर में सुधार, ये जो है ये वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये मिलान करने हैं। तो मिलान आप देखिएगा, ये एकल व्यापारी और ये महत्वपूर्ण लक्षण हैं। साझेदारी है, सहकारिता है। तो मैं आपको बता दूं, एकल व्यापारी जो होता है, ये एकल प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर का दायित्व जो है वो असीमित होता है। कितना होता है दायित्व एकल व्यापारी में? प्रोप्राइटर का जो दायित्व है वो असीमित होता है। तो A4 से मिलना है, A4 से, तो इसका मतलब ये तो है नहीं उत्तर, और ये भी नहीं है उत्तर। अब B और C में से देखिएगा। दूसरा साझेदारी जो है, अब साझेदारी के बारे में बात करते हैं। साझेदारी समझौते के द्वारा की जाती है। साझेदारी काय में की जाती है? समझौते के द्वारा तो की जाएगी साझेदारी। साझेदारी समझौते के द्वारा की जाती है, जो लिखित और मौखिक हो सकता है। लिखित और मौखिक हो सकता है। तब लिखित और मौखिक हो सकता है। सहकारिताओं की प्राथमिक लक्ष्य सदस्यों को सेवा देना। तो अब देखिए सदस्यों को सेवा देने के लिए जो है सहकारिता है, तो हमें जोखिम उठाने वाली बड़ी संख्या होती है। इसका हमें तुम जो है देखिए क्या किस तरीके से आप इसे मिला सकते हैं। तो मुझे तो जब A4 है तो देखिए इसे आप समझने की ये कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर है B। क्या है? B क्या है? 3। साझेदारी जो है संविदात्मक संबंध है। भाई संबंध होंगे तभी तो साझेदारी होगी। सहकारिता B है। और देखिएगा C2 है, यानी कि कमज़ोर वर्ग की उन्नति के लिए सहकारिता की जाती है, और सार्वजनिक कंपनी के लिए जोखिम उठाने वाली बड़ी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा। मैं चाहता हूं कि एक एक उत्तर आपको सटीक मिले, जिससे आपको परेशानी ना हो। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार पूछ रहे हैं, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? USA। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, बिल्कुल करीब हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्तर पर कार्यरत है? जनपद स्तर पर कौन सा कार्यरत होता है? तो जनपद स्तर पर जो कार्यरत होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये देखना है कि जनपद सहकारी बैंक द्वारा 3 स्तरों पर कार्य किया जाता है। सहकारी बैंक जो है असल में वो 3 स्तर पर कार्य करती है। कौन कौन से स्तर पर कार्य करती है? देखिए पहला एक तो होता है प्रथम स्तर राज्य सहकारी बैंक, द्वितीय स्तर होता है केंद्रीय सहकारी बैंक, और तीसरे स्तर जनपद पर कार्य करना। ठीक है, तो सहकारी बैंक भी कहा जाता है। सहकारी बैंक ही केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं। क्या करती हैं? ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं। तो इसका आंसर होगा B। आगे देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद ने अपने निर्यात से देश में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन किया है? इसमें से देखिए जो हम सब सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आई है हमारे लिए देश में, तो वो इसमें से कौन सी जो है उसमें से आई है? तो सबसे ज़्यादा आई है कॉफ़ी में। कॉफ़ी में देखिए 17-18 और 18-19 में इसमें कितने आए हैं? 822। ये देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा आई है चावल में। असल में सबसे ज़्यादा आई है चावल में, ये है 7,753 मिलियन डॉलर। MD का मतलब बता रहा हूँ, मिलियन डॉलर चावल में। और अगर बात करें हैं कॉफ़ी में तो ये आई है 822 मिलियन डॉलर। 822 मिलियन डॉलर। और अगर हम बात करें कच्ची कपास में, तो कच्ची कपास में आया 2104 मिलियन डॉलर। और टी एंड मेट में आया 831 मिलियन डॉलर। तो सबसे ज़्यादा काय में हो गई? सबसे ज़्यादा हो गई चावल में हो गई। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हो गई? सबसे ज़्यादा चावल में हो गई। ठीक है,
तो आप समझ लीजिएगा ये 2018-19 की बता रहा हूँ मैं आपको, 2018-19 की 17-18 की अलग है। मैंने लेटेस्ट आंकड़ा आपको दे दिया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक केंद्र की योजना है किसानों के लिए। इसमें 18-60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। तो देखिएगा इसमें प्रधानमंत्री कौन सी योजना है? मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री मानधन योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये बात सही है। तो पहला तो सही हो गया। ये 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित है, ये भी सही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की प्रदान दो। तो इसमें तीनों हो गए, 1 2 3 सही, तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में शहरी गरीबी को कम करने के लिए लक्षित की गई है? शहरी गरीबी को तो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसे हम कहते हैं SJSRY। यह SJSRY ये वाला आंसर। ये बता देता हूँ कब शुरू हुई थी, बाद में आप परेशान होंगे। 1997 में। नेक्स्ट आप देखिएगा, सेबी द्वारा डेब्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हेतु हाल ही में जारी मानकों के अनुसार जारीकर्ता इंडेक्स भारांक का प्रतिशत पूछा है। तो ये जो है इंडेक्स भारांक का प्रतिशत बताना है आपको। तो इसमें देखिए कितना होगा। तो इंडेक्स भारांक का प्रतिशत असल में ये भारांक का प्रतिशत 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। इस इंडेक्स में न्यूनतम 8 जारीकर्ता होते हैं। सेबी के अनुसार सभी को मौजूदा डेब्ट में जारी करते हुए 3 महीने की अवधि के अंदर मानदंडों का पालन करना होता है। तो इसका आंसर है डी, ये इनमें से कोई नहीं। आगे आप देखिएगा, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक एयरप्लेन X-57 मैक्सवेल किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया है नासा ने। किसने बनाया है? नासा ने। ठीक है, आगे चलिए। 8 दिसंबर 2019 को संपन्न महिला बिग बैश लीग, जो महिला बिग बैश लीग हुई थी उसका देखिए 8 दिसंबर 2019 को महिला बिग बैश लीग, इसमें क्या पूछा है? ब्रिस्बेन हीट ने किसे पराजित करके लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली कौन है? यह एडिलेड स्ट्राइकर्स। इसने एडिलेड स्ट्राइकर्स ने किसे हराया है? ये है विनर। और इन्होंने हराया है जो है ब्रिस्बेन हीट को। ठीक है, 6 विकेट से पराजित करके ब्रिस्बेन हीट ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिएगा, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा देश नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं? जो 31 दिसंबर 2019 को नए थल सेना अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन है? जो नए थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये है मनोज मुकुंद नरवाने, ये बने हैं अभी 31 कि इन्होंने किसका स्थान लिया है? जनरल बिपिन रावत की जगह बने हैं ये ध्यान रखना, जनरल बिपिन रावत को। और 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं ये, CDS इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। नेक्स्ट आप देखिएगा, बहुत करीब है, थोड़े से क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिसंबर 2019 में वार्षिक सूचना शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट देखिएगा, दिसंबर 2019 में 7वां भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ हुआ था? मित्र शक्ति। अब मित्र शक्ति कहाँ हुआ है ये बताना है। तो मित्र शक्ति जो है ये पुणे में, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। पुणे महाराष्ट्र, ये पुणे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। इस तरीके की मित्र हैं और शक्ति है। तो मित्र शक्ति दिखानी है तो आप पूरी दिखाइए। क्या दिखाइए? पूरी। पुणे मतलब पूरी दिखाइए, पुणे दिखाइए, पुणी। इस तरीके से दिखाना। मित्र शक्ति आप पूरी दिखाइए, पुणे में हुआ है। और हुआ किसका है? ये भारत और श्रीलंका। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, भारत जब मित्र शक्ति दिखाएगा पूरी, तो उसे क्या लाना है? उसे पूरी लंका चाहिए। क्या चाहिए भारत को? पूरी लंका चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है भैया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, लोगों को विविध एकता जागरूकता 20 दिसंबर को इस दिवस मनाने की घोषणा की है। 20 दिसंबर कब? 20 दिसंबर को, ठीक है। मार्च अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने में से किन 3 देशों की यात्रा की थी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्रोएशिया, बोलीविया और चिली, क्रोएशिया, बोलीविया और चिली इनकी यात्रा की थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका स्पेशल, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। GSAT-11 उपग्रह जो है, GSAT-11 असल में वो GSAT-11 का आपको बताना है। तो GSAT-11 क्या पूछा है? कथन में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। तो असल में मैं बताता हूँ कि फ्रेंच गुयाना के स्थित कोरू प्रशिक्षण केंद्र से GSAT-11 का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। कोरू से हुआ, ये सही है बिल्कुल। तो इसका देखिएगा, आपको इसका कौन सा आंसर जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो सही नहीं है, एयरस्पेस द्वारा प्रक्षेपित इसरो का ये 25वां उपग्रह है। नहीं, ये 25वां नहीं है, ये 22वां है, तो इसलिए ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आप देखिएगा, सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2018 का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? सतत नीली अर्थव्यवस्था 2018 कहाँ किया गया था? तो इसका किया गया था सम्मेलन, देखिए नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी। और देखिएगा 70वें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, देखिए अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ था अभी 70वां 26 जनवरी 2019 को बात कर रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था सिरिल रामफोसा। कौन थे? सिरिल रामफोसा। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। ये अभी जो 26 जनवरी 2019 को हमारे क्या थे? 26 जनवरी 2019 को हमारे ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो अभी देखिए, ये मैं आपको लिए लेके आया था, ये हमारे 45 क्वेश्चन थे, और ये 45 क्वेश्चन था आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अभी सारी वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ जितना अगर आप चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि अब पढ़ने का समय तो है नहीं, रिवीजन का टाइम है, तो आप रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा BEO की प्लेलिस्ट, और BEO की प्लेलिस्ट में जाके आप इसे ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से अच्छे नंबर ना लिखते। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।